16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा। श्रद्धालु शीतकालीन स्थल से कर सकेंगे चारधाम दर्शन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, हिंदू समाज में चारधाम दर्शन को लेकर भ्रांतियां हैं और शीत का स्तर पर भी कर सकते हैं दर्शन। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर को करेगी भूख हड़ताल। बलिदानी स्मारक में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। उत्तराखंड में लगातार हो रहा है डेमोग्राफिक बदलाव। लव जिहाद, लैंड जादू और थूक जिहाद की जैसी घटनाएं बढ़ी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, देवभूमि की प्रकृति परिवर्तन होना अच्छा संकेत नहीं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अब महज कुछ घंटे शेष। 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 को आएगा परिणाम। देहरादून में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे खुद ही बुचड़खानों की जांच कर रहे हैं। हिंदू का गौ हत्याओं में शामिल होना सच नहीं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मंत्री ने निर्माण कार्यों के बाद दी जानकारी। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रही है हिंदू राष्ट्र की मांग। शंकराचार्य ने कहा, अब तक देश में गौ हत्याएं होंगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बंद होनी चाहिए गौ हत्या। हल्द्वानी में आरोपी अरुण को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी देकर रंगदारी की मांग की थी। एसएसपी नैनीताल ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। हरिद्वार में कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने अधिकारियों की बैठक ली। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। नीति आयोग की योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश। थर्मल इन्वर्जन की चपेट में देहरादून की हवा। एक्यूआई स्तर बढ़ने से शहरवासी परेशान। बारिश न होने और हवाओं की कम गति होने से बढ़ा एक्यूआई। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर रुड़की से है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार अनीता भारती ने पथरी पुलिस के साथ मिलकर कई मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की दुकानों पर छापेमारी की, जिससे मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने एक मेडिकल स्टोर पर बच्चों से दवाई बेचने पर संचालक को नसीहत दी। ये छापेमारी मिल रही शिकायतों के मद्देनजर और दवाइयों की गुणवत्ता, लाइसेंस और बिक्री के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें लगातार ऐसी शिकायत मिल रही थी कि मेडिकल संचालक नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज कर रहे हैं और कुछ मेडिकल स्टोर्स में बच्चे दवाइयां बांट रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी टीम ने छापेमारी की तो नसीरपुर कलागांव के एक मेडिकल स्टोर में बच्चे दवाइयां बेच रहे थे, जिसके चलते मेडिकल को बंद कराते हुए अल्टीमेटम दिया गया और अगर इस पर सुधार नहीं होता तो उस मेडिकल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया है, जिसका संचालक टीम देखकर भाग निकला था। उस मेडिकल संचालक के पास लाइसेंस है या नहीं, पुलिस को इसकी जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। थाना पथरी मेरे द्वारा आज पूरा पथरी क्षेत्र का दौरा किया गया, जहाँ पर कुछ शिकायतें मिली हुई थी कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो आज हमारी संयुक्त टीम हमारी वहाँ पे गई और हमने वहाँ पर विजिट किया। कुछ ऐसे मेडिकल पाए गए। नसीरपुर कला में एक ऐसा ही मेडिकल देखने को मिला जहाँ पर बच्चे दवाइयाँ बेच रहे थे, तो उसे फ़िलहाल बंद कराते हुए और जो है उसे अल्टीमेटम दिया है कि एक बार आप अपनी जो है गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है, अदरवाइज
लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और दूसरा पदार्था में एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया जो कि मुझे देख के भाग गया था, और उसका लाइसेंस है या नहीं है वो इस बात की पुष्टि जो है थाने में बता दिया गया है करें। तो चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते हैं बागेश्वर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बागेश्वर विकास भवन के अफसर शाही बेलगाम। ये बड़ी जानकारी देखिए बागेश्वर से, जहां 5 अधिकारी 25 कर्मचारी मौजूद नहीं पाए गए। सीडीओ बागेश्वर के औचक निरीक्षण में ये खुलासा हुआ है। अवकाश लिए बिना ही गायब मिले अधिकारी सीडीओ आरसी तिवारी ने वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी बागेश्वर से निकलकर सामने आ रही है, जहां विकास भवन में अफसर शाही जो है वो बेलगाम हो गए हैं। 5 अधिकारी 25 कर्मचारी जो है वो मौके पर मौजूद नहीं पाए गए। और सीडीओ बागेश्वर के औचक निरीक्षण में ये खुलासा हुआ है, जहां अवकाश लिए बिना ही गायब मिले हैं ये अधिकारी, जहां सीडीओ और आरसी तिवारी ने वेतन रोकने के आदेश भी दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी बागेश्वर से, जहां 5 अधिकारी और 25 कर्मचारी जो है वो मौजूद नहीं पाए गए और सीडीओ बागेश्वर के औचक निरीक्षण में ये खुलासा हुआ है। और अवकाश लिए बिना ही ये अधिकारी जो है ये गायब मिले हैं, जिसके बाद सीडीओ आरसी तिवारी ने वेतन रोकने के आदेश भी दे दिए हैं। तो ग्रीष्मकालीन स्थान से चारधाम के कपाट बंद होने के बाद अब आप शीतकालीन स्थल से चारधाम के दर्शन कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी शीतकालीन चारधाम यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप भी ग्रीष्मकाल दौर में चारधाम के दर्शन नहीं कर पाए तो अब आप शीतकाल में भी चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदू समाज में एक भ्रांति पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों की बोलती और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी समझते हैं कि ग्रीष्म काल में ही लोग यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शीतकाल स्थल भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसी प्रकार से आप सभी धर्मों के शीतकालीन स्थल पर पहुंचकर वहां दर्शन और पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में बौद्धों का ऐसा कुछ विशेष नहीं है। ये तो शंकराचार्य जी की देखिए, केदारनाथ जी जो हैं वो जीतने और हारने की चीज़ नहीं है, वो आत्म शांति की चीज़ है। इसलिए केदारनाथ जी का उपयोग आत्म शांति के लिए किया जाना चाहिए, आशीर्वाद के लिए किया जाना चाहिए। राजनीतिक जीत और हार के लिए अगर उनका उपयोग किया जाता है, ये मतलब हाथी से हल जुतवाने जैसी बात है, ये उनका दुरुपयोग माना जाए। तो वहाँ उसका होना चाहिए। उत्तराखंड में बौद्धों का ऐसा कुछ विशेष नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी के बलिदानी स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में कई सामाजिक और राजनीतिक दल बलिदान स्मारक पर धरना भी देंगे। उन्होंने सरकार से भू कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भू कानून की धारा 2 को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाएगा। इसके अलावा नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के
उल्लंघन के करीब करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे ज़मीन खरीदी है उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की ज़मीनों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियाँ अर्जित की हैं। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनके पास उत्तराखंड की बेतहाशा ज़मीनें हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच की जाए और जिन लोगों ने भी, जिन अधिकारियों ने भी इन मामलों में संलिप्तता है, जिन लोगों की वजह से आज बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीनें मिली हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं सरकार उन्हें रद्द करे। ऐसा न होने पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति 26 नवंबर से देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही डेमोग्राफिक बदलाव चिंता का विषय बनती जा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी कुप्रथा घटनाएं सामने आ रही है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और तपोभूमि है। पूरे देश में जब कोई संन्यास ग्रहण करता है या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो पूरा देश उत्तर दिशा की ओर, उत्तराखंड की ओर देखता है। हिमालय में जाकर तपस्या करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आज इस तप भूमि में देवभूमि की प्रकृति को हम परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। तो देखिए उत्तराखंड में लगातार हो रहा डेमोग्राफिक बदलाव, जहां पर स्वामी जी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद की जो घटनाएं हैं वो देवभूमि में बढ़ी हैं। उत्तराखंड देवभूमि और तपोभूमि है। शंकराचार्य जी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देवभूमि की प्रकृति परिवर्तित होना अच्छा संकेत नहीं है और हर पवित्र कार्य के लिए सब उत्तराखंड जाते हैं। बताने वाला कोई नहीं, सामने जाने पर भी कहने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए उत्तराखंड देवभूमि है और तपोभूमि है। पूरे देश से जब किसी का उपनयन संस्कार होता है, जब किसी का संन्यास ग्रहण होता है, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो पूरा देश उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, उत्तराखंड की ओर बढ़ता है कि हम हिमालय जाएंगे, वहाँ तपस्या करेंगे। ये जो देवभूमि, ये तपोभूमि, आज इसकी प्रकृति को परिवर्तित होते हुए हम लोग देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस बारे में यहाँ के लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो प्रकृति है इस भूमि की, उस प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो। प्रकृति का मतलब यहाँ हमारा पर्यावरण नहीं है। प्रकृति का मतलब इस भूमि के तपोभूमि और देवभूमि से होने से है। तो जो लोग तपोनिष्ठ हों, जो लोग देवनिष्ठ हों, ऐसे ही लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए। से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे जाएंगे? उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में अब महज कुछ घंटों का समय शेष रह गया, यानी कि कुछ समय बस बचा हुआ है और ये चुनाव सूबे के दोनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस पूरे चुनावी प्रक्रिया को सकुशल पूरा करने के लिए तैयारी जो है वो पूरी कर चुकी है। आईजी गढ़वाल रेंज हाल ही में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वापस लौटे। पूरे विधानसभा में कुल 173 बूथ बनाए गए हैं जहाँ मतदान होना है। साथ ही विधानसभा में 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है।
हर जोन की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर के पास होगी, जबकि सेक्टर के लिए एक एक सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने तय की गई है कि 3 लेयर सुरक्षा के मानक का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। आईजी गढ़वाल ने बताया कि पोलिंग पार्टियां कल सुबह अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो जाएंगी, जो दूरस्थ पोलिंग स्टेशन है, और वहां के लिए आज ही टीम को रवाना भी कर दिया जाएगा। तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उनके तरफ से तैयारियां कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और 20 नवंबर को मतदान होगा, यानी कि कल वहां पर मतदान होना है और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम जो है वो आने वाले हैं। और 27 सेक्टर और 2 जोन में विधानसभा जो है वो बांट दी गई हैं। केदारनाथ में कुल 173 बूथ पर मतदान होगा। कुल 173 बूथ है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में और 27 सेक्टर में बांटा गया है और 2 जोन में बांटा गया है। ये तो व्यवस्थापन है हमारे चुनाव के दृष्टिकोण से। साथ ही मोबाइल टीम इत्यादि भी हम लोगों के द्वारा गठित की गई है और चेकिंग इत्यादि लगातार शुरुआत से ही, जब से आचार संहिता लागू हुई है उसी दिन से लगातार जो FST SST की टीमें हैं वो गठित करके उनके द्वारा लगातार वहाँ पर चेकिंग इत्यादि की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी परिवहन जो शराब पैसे इत्यादि का हो उसको रोकने के लिए ये टीमें गठित की गई थी और जो अभी भी पूरी सक्रियता से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। ईवीएम की सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ किया गया है सर? ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर जो है, जो माननीय चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि सबसे इंटरनल जो कोर ग्रुप है उसमें पैरामिलिट्री है, फिर PAC, फिर सिविल पुलिस, ये तो 3 लेयर जो सिक्योरिटी प्रदान की गई है ईवीएम की सुरक्षा के। देश और प्रदेश में लगातार गौ हत्या की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें हिंदुओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने देश और प्रदेश के सभी बूचड़खानों की जांच कर रहे हैं। और वहीं स्वामी जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपने स्तर पर बूचड़खानों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो उन पर जांच के लिए नहीं मानेगी। सरकार ने ही इसको और इनको लाइसेंस भी दिया है। और आगे उन्होंने कहा कि लगातार खबरें आ रही हैं कि हिंदू भी गौ हत्याओं में शामिल है, जो कि सच नहीं है। बहुत से लोग अपना हिंदू नाम रखकर अपनी कंपनी चला रहे हैं। हम उनको नोटिस देकर कारण पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं बताएगा उसका हिंदू धर्म से बहिष्कार करेंगे। स्तर पर कर रहे हैं, क्योंकि बूचड़खानों पर जांच की जो मांग है वो कोई सरकार तो मानेगी नहीं, क्योंकि सरकारों ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है। हमारी जो बात है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू भी गौ मांस के व्यापार में संलिप्त हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है। इसीलिए हिंदू नाम धारण करके अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर कोई बूचड़खाना चला रहा है तो हम उसको नोटिस देंगे कि तुम हिंदू नाम धारण करके ये कैसे कर सकते हो। बेचारन हत्या की ताकत। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूरा होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंत पार्क का निर्माण और खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए की दीनदयाल पार्क का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 1 करोड़ रुपए से निर्मित कुष्ठ आश्रम का काम भी पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने के लिए 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है।
देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर में हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी कि अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया, लगभग 25 लाख की लागत था, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बना के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में तेजी से हिंदू राष्ट्र की बढ़ती हुई मांग पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जब तक हमारे देश में गौ हत्याएं हो रही हैं तब तक ये मानना मुश्किल है कि यहाँ कोई हिंदू रहता है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद कहा कि सबसे पहले देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तब उसके बाद कोई दूसरी बात कहे तो हम स्वीकार करेंगे। इसलिए कि एक हिंदू होने की परिभाषा ये है कि सबसे पहली शर्त है कि वो गौ भक्त होना चाहिए। गोशु भक्तिर दृढ़ायस्य, पहली शर्त है गाय में जिसकी प्रबल दृढ़ भक्ति हो। तो गौ हत्या जब तक इस देश में हो रही है तब तक इस देश में कोई हिंदू रहता है ये भी मानना मुश्किल है। हिंदू राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले गौ हत्या बंदी होनी चाहिए, तब फिर कोई दूसरी बात कहे तो हमको स्वीकार करें। बताने वाला कोई नहीं, सामने जाने पर भी कहने की हिम्मत नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि ठीक है, सच बोलने से तात्कालिक नुकसान होता है कि तत्काल लोग, बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, वो कट जाते हैं। तो अगर सच किसी को बुरा लगता है तो हमने मन में सोचा कि ऐसे आदमी से संबंध ही रखना बेकार है। अच्छा ही है कि कट जाए जिसको सच बुरा लगता है, और जिसको सच अच्छा लगता है वही तो संग्रहणीय है। इसलिए बताने वाला कोई नहीं, सामने जाने पर भी कहने की हिम्मत नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में खबर हल्द्वानी से है, जहां फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर सौरभ जोशी को धमकी भरा पत्र भेजा था। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और ओलिविया कॉलोनी हल्द्वानी के पास उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अरुण कुमार बदायूं निवासी बताया जा रहा है। आरोपी पहले जिला मोहाली के जीरकपुर के रेडिसन होटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था, लेकिन अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने सौरभ जोशी को धमकी देकर रंगदारी की मांग की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी अरुण पकड़ा गया। देखिए, उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी आई जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरभ जोशी से
पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। ये जो अभियुक्त है ये पंजाब के मोहाली में पोर्टी में काम करता था और इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरव जोशी को धमकाने का कार्य। गिरफ्तारी कहाँ से? इसको यही हल्द्वानी से हमने गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पूर्व में या हल्द्वानी में आकर सौरव जोशी करके रेकी की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से उसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से हल्द्वानी आया था और जब पैसे लेने के इरादे से हल्द्वानी आया। भारत सरकार की केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा ने हरिद्वार जनपद का दौरा किया और आकांक्षी जिले के रूप में हरिद्वार जिले में क्रियान्वित किए जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। पवित्रा मार्गरेटा ने हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मार्गरेटा ने नीति आयोग के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और जरूरी सुझाव भी दिए। मंत्री ने जिला प्रशासन को केंद्र सरकार की उन परियोजनाओं और योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए जिनमें किसी तरह की कठिनाई आ रही है या जिनमें किसी तरह की पहल की जरूरत है। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने किया और जिसमें जिले में चलाए गए संपूर्णता अभियान की सफलता का विश्लेषण भी किया गया। आपको ये भी बताते चले कि हरिद्वार देश के 112 आकांक्षी जिलों में से एक है और इस अवसर पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति समेत हरिद्वार जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।